तीसरा तूफान आने वाला है कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब 3 साल में बैक टू बैक 3 तूफाने पश्चिम बंगाल में आए हैं और शायद इसी वजह से इस स्थिति को मॉनिटर करने के लिए ही शायद करीबन 8 लाख के ऊपर लोगों को कोस्टल एरिया से प्रशासन ने इवैक्यूएट ऑलरेडी कर दिया है। जिस जगह पे हम लोग अभी भी हैं, साउथ 24 परगनास के बकखाली, जो समझने की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है समझना कि ये जगह इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का, मेनलैंड पश्चिम बंगाल का ये लास्ट पॉइंट है। जिस बार अम्फान, पिछली बार जब अम्फान आया था, वो जब सुंदरबन की तरफ गया था, वो इसी स्ट्रेच से गया था और यहाँ पे तबाही ही मचाई थी इस अम्फान ने। हालांकि यास आम्फान की तरह शायद नहीं हम कह सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आम्फान सुपर साइक्लोन था, उसकी स्पीड 200 से ऊपर थी और यास वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के कैटेगरी में आता है। लेकिन साइक्लोन है और कोस्टल एरियाज में हमने देखा है कि कच्चे घर होते हैं, पक्के घर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत ही वो सूट नहीं होता, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जेनेरिक प्रॉब्लम्स, रेगुलर प्रॉब्लम्स जो अंडर डेवलपमेंट या लैक ऑफ डेवलपमेंट के लिए होते हैं। तो ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। बैक टू यू अंकित। मैं आपको ले चलता हूँ अनुपम के पास। अनुपम, जैसे कि आप भी श्रीराग बता रहे थे, अम्फान के समय में कलकत्ता में भी काफी तबाही हुई थी। करीब 400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल गिर गए थे, 14 घंटे तक बिजली कई इलाकों में नहीं थी। उससे क्या सबक लिया है सरकार ने? आप दीघा में हैं, वहां से जो हमने देखा कि लहरें काफी ऊंची थी उस समय, क्या स्थिति है अभी और कैसी तैयारी? बिल्कुल अंकित, पहले मैं अपडेट आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले हुगली जिले में एक टॉर्नेडो आया है जिसकी वजह से लगभग 40 से 50 मकानों की छत उड़ गई है और बहुत सारे जो पेड़ हैं वो उखड़ गए हैं। और अम्फान के समय में, जैसा कि आप बता रहे थे कि पिछली बार से क्या सबक लिया है, तो इस बार ममता बनर्जी और ममता प्रशासन ने बहुत पहले से ही जो प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, वो शुरू कर दी है। खासतौर पर जो वल्नरेबल इलाके हैं, जहां पर खासतौर पर प्रभाव पड़ सकता है, वहां पर एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम, कोस्ट गार्ड को अलर्ट पे रखा गया है, नेवी को अलर्ट पे रखा गया है। तो दो तरह की चीजें हैं। एक तो पहली चीज है तूफान से पहले इवैक्यूएशन, ताकि जान का नुकसान बहुत कम हो, क्योंकि जो हवाओं की रफ्तार होंगी वो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगी, उसे लेकर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन तूफान के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेस्टोरिंग ऑपरेशंस जो होता है वो बहुत अहम होता है और उसी के लिए बहुत ज्यादा प्रयास इस बार किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो गई थी, जो सीईएससी है, उसको कह दिया गया है कि इस बार, पिछली बार क्या हुआ था, कोविड के समय में काफी लोग छुट्टी पर थे, इस वजह से कई इलाकों में जो इलेक्ट्रिसिटी कर्मचारी है वो नहीं पहुंच पाए और बिजली 3-4 दिनों तक नहीं आ पाई थी। तो इस बार पहले से ही कह दिया है कि इंतजाम पहले से तैयार रखा जाए, जहां भी बिजली जाएगी वहां पर तुरंत कर्मचारी पहुंचे, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं उनके लिए खास तौर पर। तो इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कोशिश की जा रही है कि जितनी भी हो सके जान का नुकसान कम हो और जो संपत्ति का नुकसान होगा वो फिर जो पोस्ट लैंडफॉल जो रिस्टोर करने का जो प्रयास होता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिर से कल आपको बताएंगे तूफान का किस तरीके का रहा पूरा प्रभाव पश्चिम बंगाल पे, उड़ीसा पे। हमारे सहयोगी लगातार इस पे नजर बनाए रखेंगे। बारिश शुरू हो चुकी है इस समय कलकत्ता में, इसलिए हमें भी थोड़ा शेड में आना पड़ा क्योंकि हम अभी बाहर खड़े हुए थे और यहाँ पे बारिश अब हल्की हल्की शुरू हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की उम्मीद है और अभी जो साइक्लोन ताऊ से गया था उसकी भी कम से कम यही स्पीड थी। उस साइक्लोन ने महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में काफी तबाही मचाई। उसको लेकर काफी चिंता बनी हुई है, उस तरह की चिंता बनी हुई है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। किन किन इलाकों में किस तरह का प्रभाव होगा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ज्यादा दिन नहीं बीते जब अरब सागर से उठे ताउते तूफान ने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में तबाही मचाई थी। तबाही का कुछ ऐसा ही खतरा अब पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में मंडराने लगा है।
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान 155 से 165 किलोमीटर की रफ्तार से ओडिशा के बालासोर के पास कल टकराएगा। इसकी अधिकतम स्पीड 185 किलोमीटर घंटे भी हो सकती है। तूफान पश्चिम बंगाल से भी गुजरेगा, वहाँ इसकी रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। झारग्राम, दोनों मिदनापुर, ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ 24 परगना, ये जिला में दो एक जगह में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अर्थात अति भारी बारिश की संभावना है। बाकी जो जिला पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना एंड बीरभूम, इस जगह पे भारी से अति भारी, वेरी टू हेवी टू वेरी हेवी, और नदिया, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, ये जगह पे ओनली हेवी। अगर तूफान से नुकसान की बात करें तो ओडिशा के 4 तटीय जिलों पर यास तूफान का बड़ा असर होगा। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर। इसका असर पुरी, कटक, जजपुर, मयूरभंज में भी दिखेगा। वहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं ओडिशा के बाद यास तूफान बंगाल में तांडव मचाएगा। बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना व हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, बीरभूम, नादिया, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग में भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा और बंगाल में तबाही का तूफान आएगा तो झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के संकेत मौसम वैज्ञानिकों को मिले। यास की जो आहट है वो सुनाई पड़नी शुरू हो चुकी है। मैं समुद्र की स्थिति आपको दिखाऊंगा का कितना रफ होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो बारिश हो रही थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और आसमान का रुख अगर हम करें तो आसमान में बादल जो छाए हुए थे वो घनीभूत होते दिखाई देने लगे हैं। और ये जो पूरा का पूरा तटीय इलाका है इस वक्त सुनसान सा लगने लगा है, क्योंकि पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो 2-3 दिन पहले से ही शुरू किया गया था उसका फल हम देखने को मिल रहा है। लोग काफी संख्या में लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया गया है, और अभी भी हालांकि कुछ लोग हैं उनको समझा बुझाकर जो साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी भी हमारे पास काफी वक्त है, एक दिन का वक्त है। आज का दिन है जो भी प्रिपरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि आज शाम के बाद जो है वो स्थितियां और ज्यादा खराब होनी शुरू होंगी। बारिश लगातार बढ़ रही है और हवाओं का जो तेजी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी से ओडिशा और बंगाल की तरफ बढ़ रही यास चक्रवात की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। खतरा इतना बड़ा है कि तटीय इलाकों में मुनादी कराई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों को मिल रहे शुरुआती संकेत आने वाली तबाही का सायरन है। Maximum wind speed warning issued for Balasore, Bhadrak, Kendrapara, Jagatsinghpur. Also storm surge warning also there. Also heavy rain, very heavy rainfall warning. So all type of warning, maximum warning for these 4 districts. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास का ट्रेलर शुरू हो चुका है। चंद घंटे बाद तूफान का रौद्र रूप दिखने लगेगा। मौसम विभाग की चेतावनी बताती है कि यास तूफान का ट्रिपल अटैक होगा। बुलेट की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तो भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र हमारे साथ है। मृत्युंजय जी, जो जिस तरीके से अभी चक्रवात बनता हुआ दिखाई दे रहा है इनसैट पे, किस तरीके की इसकी रफ्तार है, क्या दिशा है, कब तक ये अलग अलग कोस्टल इलाकों को हिट करेगा? ये जो चक्रवात है अभी पारादीप से लगभग 280 किलोमीटर दूर पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है, और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसका विंड का स्पीड अभी 110-120 किलोमीटर जैसा है, और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल सुबह यानी सुबह 5 या 6 बजे उड़ीसा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा। तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, और वही विंड स्पीड के साथ ये उड़ीसा तट को पार करेगा, बालासोर और धामरा की